Okay, now in this lecture session I will discuss the concept of बायोट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बायोट्रांसफॉर्मेशन को आप चूँकि आप फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, आप फार्माकोलॉजी में ड्रग की स्टडी करते हैं, तो हम बात करेंगे बायोट्रांसफॉर्मेशन, ड्रग का बायोट्रांसफॉर्मेशन। अब बायोट्रांसफॉर्मेशन आपकी एग्जामिनेशन में मेटाबॉलिज्म से भी आ सकता है, तो मेटाबॉलिज्म पूछे या बायोट्रांसफॉर्मेशन पूछे, आपका दोनों का मीनिंग सेम है, आपको आंसर सेम लिखना है। अब देखते हैं हम कि बायोट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो बच्चों आपको पता है कि देखिए सबसे पहले हमने ड्रग को क्या किया था, एब्जॉर्ब कराया था। एब्जॉर्प्शन के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, उसके अंदर कई चीज़ें पढ़ी। डिस्ट्रीब्यूशन के हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की, राइट। और मेटाबॉलिज्म मींस बायोट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एक्सक्रीशन की। तो कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन जब ड्रग का होगा तो क्या आप मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चाहेंगे कि आपकी ड्रग एक्टिव फॉर्म में बॉडी से रिलीज हो, एक्सक्रीट हो? नहीं। तो आप उसके एक स्टेप पहले मींस एक्सक्रीशन के एक स्टेप पहले बायोट्रांसफॉर्मेशन में या मेटाबॉलिज्म में आपका पर्पज ये होगा कि आप उस ड्रग को क्या बना दो, इनएक्टिव, ताकि वो हो सके बॉडी से एक्सक्रीट। तो अभी हम देखते हैं कि देखिए बायोट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली अगर हम बात करें बायोट्रांसफॉर्मेशन और द मेटाबॉलिज्म, द मेन ऑर्गन ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन इन अवर ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरी जो ऑर्गन है दैट इज लीवर, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम लीवर इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कैन बी द मेटाबॉलिक ऑर्गन, और प्लाज्मा कैन बी द मेटाबॉलिक ऑर्गन, और लाइक आपका इंटेस्टाइन, किडनी, प्लाज्मा, they can be the metabolic organ, even lungs also। तो किडनी हो, इंटेस्टाइन हो, प्लाज्मा है और लंग्स हो, इसमें भी आपका ड्रग का बायोट्रांसफॉर्मेशन होता है, जबकि प्राइमरली जो बायोट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज ऑन लीवर। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है। अब बायोट्रांसफॉर्मेशन में हमने बात की कि बायोट्रांसफॉर्मेशन में आप अल्टीमेटली उस ड्रग को एक्सक्रीशन के स्टेप के लिए तैयार कर रहे हैं। और एक्सक्रीशन में आपका कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सक्रीशन में मोस्ट ऑफ द ड्रग आपकी किस फॉर्म में होनी चाहिए, इनएक्टिव। तो बायोट्रांसफॉर्मेशन का आपका गोल क्या है कि ड्रग को आप बना दें इनएक्टिव, नंबर 1। अब आप ये देखिए इस कॉन्सेप्ट को कि जैसा कि हमने पहले कॉन्सेप्ट फ्रेम किया है कि किसी भी ड्रग की अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, राइट, तो वो डीपर टिश्यू को पेनिट्रेट करेगी, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड दिस कि आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसकी जो मैक्सिमम थिकनेस है दैट इज फॉर्म्ड बाय लिपिड। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग उसको आसानी से पेनिट्रेट करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अभी आप क्या देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि आपको चूंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग नहीं बनानी, क्योंकि आपको उसको टिश्यू में नहीं रखना है, आप उसको बॉडी से बाहर करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट मींस यू आर मेकिंग अ ड्रग, योर ड्रग फ्रॉम लिपिड सॉल्युबल टू वाटर सॉल्युबल। अब अगर ड्रग वाटर सॉल्युबल होगी दैट कैन इजीली डिसॉल्व इन द वाटर इन द नेफ्रॉन एंड कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। तो आप लिपिड सॉल्युबल को क्या कर रहे हैं, वाटर सॉल्युबल। अच्छा, किस ड्रग में आप चूंकि लिपिड का नेचर क्या होता है, नॉन पोलर, वाटर का होता है पोलर। इट मींस आप ये भी कह सकते हैं कि आप नॉन पोलर को किस में कन्वर्ट करेंगे थ्रू द बायोट्रांसफॉर्मेशन, पोलर में। आप या तो लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल बोल लीजिए, या नॉन पोलर को आप पोलर बोल लीजिए, या हाइड्रोफोबिक को, किसको, हाइड्रोफोबिक को आप क्या बोल लीजिए, हाइड्रोफिलिक। तो ऑल हैव द सेम मीनिंग दैट अंडर द बायोट्रांसफॉर्मेशन और थ्रू द बायोट्रांसफॉर्मेशन you convert your drug from the non-polar to polar form, or you can say the lipid soluble to water soluble, or you can say the hydrophobic to hydrophilic, so that it can easily excreted from the urine. So this is the पर्पज ऑफ गोल ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपका गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बायोट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए जैसे मैंने बात की कि मेटाबॉलिज्म में ड्रग को क्या बनाना है, इनएक्टिव। तो आपका पर्पज क्या है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म अगर हो तो वो क्या हो जाए, इनएक्टिव। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ ड्रग्स जो कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म गेट्स एक्टिव, एंड दोज ड्रग हु बिकम्स आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिव, वो ड्रग्स क्या कहलाती हैं, जो एक्टिव हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड प्रो ड्रग्स। अब प्रो ड्रग्स का दैट
आप एग्जाम्पल आपको लर्न करना होगा, कई बार ये जीपैट वगैरह में भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इनालेप्रिल एंड डीपी वेफ्रिन, इनालेप्रिल एंड डीपी वेफ्रिन. सो दीज आर द कॉमन बेसिक थिंग अबाउट द बायोट्रांसफॉर्मेशन, राइट. नाउ वी विल डिस्कस द एंजाइम्स प्रेजेंट ऑन द बायोट्रांसफॉर्मेशन. तो बायोट्रांसफॉर्मेशन में आपके दो कैटेगरी के एंजाइम्स होंगे, एक होगा माइक्रोसोमल और एक होगा नॉन माइक्रोसोमल. द रीजन माइक्रोसोमल क्या होंगे, माइक्रोसोमल उस एंजाइम्स को हम बोलेंगे जो कि आपके लीवर की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे. तो माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट विल बी ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लीवर, while non-microsomal enzyme will be present on the mitochondria. And the example of microsomal enzymes are UGT, UDP glucuronide transferase, cytochrome P450 or monooxygenases. These are the example of what? Microsomal enzyme. They are present in the smooth endoplasmic reticulum of the liver, right? And like non-microsomal enzymes, they can be esterases, they can be amidases, and they are present in the mitochondria of the liver cells. So these are the enzymes that कैन बी यूटिलाइज इन द बायोट्रांसफॉर्मेशन, जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करने वाले हैं. अब हम बात करते हैं, देखिए ओवरऑल जब ड्रग के किसी मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो उसको दो फेजेस में आप डिवाइड करते हैं. और दो फेज में कैसे, जो फेज कोई भी ड्रग जो मेटाबॉलिज्म में जाएगी वो दो फेजेस, मोस्ट ऑफ द ड्रग दो फेजेस में जाती है. तो दो फेजेस में जो फेज 1 है, क्या है आपकी फेज 1 और सेकेंड है फेज 2. तो फेज 1 में चूंकि हम इस फेज में फंक्शनल ग्रुप को जनरेट करते हैं या एक्सपोज करते हैं, क्या करते हैं, किसी फंक्शनल ग्रुप को उस ड्रग के किसी फंक्शनल ग्रुप का एडिशन करते हैं, इसीलिए इसको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, फंक्शनलाइजेशन फेज भी बोलते हैं. लेकिन चूंकि इसमें नया कोई कंपाउंड नहीं बनता इसलिए इसको नॉन सिंथेटिक बोलते हैं. तो आपका ये क्या बात हो गई कि in the phase 1 they is also called functionalization reaction because there will be addition of certain functional group in the drug molecule coming in the inside the biotransformation. This is also called non synthetic क्योंकि यहाँ पे कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है. And this phase 1 reaction carries under the influence of microsomal as well as non-microsomal. यहाँ पे microsomal enzymes भी हैं और non-microsomal enzymes भी हैं. तो ये आपके phase 1 का कुछ बेसिक्स हो गया. अब हम बात करें कि phase 1 का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होने वाला है, क्या, जैसा कि हमने पढ़ा बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कि हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट पोलर होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, हाइड्रोफिलिक होगा. तो क्या फेज 1 का होता है? नहीं. फेज 1 में पॉसिबिलिटी है कि देयर मे बी चांसेस ऑफ पोलर प्रोडक्ट और देयर कैन बी नॉन पोलर प्रोडक्ट एज वेल. तो वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है, लिपिड सॉल्युबल भी हो सकता है. इट मींस इस फेज के बाद ड्रग मॉलिक्यूल आपका वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है और लिपिड सॉल्युबल भी हो सकता है. तो अब वही मॉलिक्यूल किस फेज में गया? सेकेंड फेज में गया. सेकेंड फेज इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेशन फेज. कॉन्जुगेशन फेज का क्या मीनिंग है? देखिए कॉन्जुगेशन फेज मीन्स, देखिए हमारी बॉडी में नेचुरल कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इनका भी मेटाबॉलिज्म चलता रहता है. तो इनसे जो डेराइव्ड एंडोजीनियस सबस्ट्रेट होंगे, किससे? कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड से. द endogenous substrates that are derived from the carbohydrate or the amino acid will attach to the drug that is coming after phase 1 metabolism. जो phase 1 का प्रोडक्ट है उस पे एंडोजीनियस सबस्ट्रेट दो की डेराइव्ड हो रहे हैं, किससे? कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड से, वो अटैच हो जाएंगे, मींस कॉन्जुगेट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट conjugation phase as well, because after attaching the endogenous substrate there will be formation of new compound. So that's why we called synthetic reaction. Phase 2 is also called synthetic reaction. Now this phase 1, again coming to the phase 1, phase 1 has different kind of reactions like oxidation, reduction, hydrolysis, cyclization and decyclization. तो अभी आपको इसमें एग्जाम्पल्स को लर्न करना है और बेसिक लाइन लिखनी है जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, लाइक ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सिंपल, व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट.
हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइजेज एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगी। साइक्लाइजेशन मींस किसी स्ट्रेट स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, साइक्लाइज कर दिया। इन द डीसाइक्लाइजेशन साइक्लिक स्ट्रक्चर को आपने क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके एग्जाम्पल को लर्न करें, लाइक ऑक्सीडेशन प्रोपेनोलॉल आइबुप्रोफेन, रिडक्शन क्लोरल हाइड्रेट एंड हेलोथेन, राइट, एंड हाइड्रोलाइसिस प्रोकेन, एस्प्रिन एंड पैथिडिन। इसी तरह आपका है साइक्लिक में जो साइक्लिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन है फेज 1 का, प्रोग्योनिल उसके अंदर ड्रग है वो जाती है, एंड डीसाइक्लाइजेशन में लाइक बारबिचूरेट एंड फेनाइटोइन। तो ये आपका किसका है, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इधर आइए फेज 2 में। फेज 2 में आपकी कई रिएक्शंस हैं, यहाँ पे भी दोनों एंजाइम इन्वॉल्व है। जिस तरीके से यहाँ पे माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व थे, यहाँ पे भी दोनों एंजाइम इन्वॉल्व है। अभी क्या होने वाला है देखिए कि इसके अंदर आपका ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन आएगा, स्टाइलेशन आएगा, सल्फेशन आएगा, मिथाइलेशन आएगा, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन आएगा। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि चूंकि यहाँ पे दोनों काइंड ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व है, माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल, तो जो माइक्रोसोमल है वो केवल और केवल किस ग्लूकोरनाइड किस में इन्वॉल्व है, ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन में। और ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन में ये एंजाइम जहां पे मैंने जैसे लिखा था, ये देखिए यूजीटी किसका एग्जांपल है, माइक्रोसोमल का। तो माइक्रोसोमल एंजाइम कौन से कॉन्जुगेशन को प्रोसीड करेंगे, ग्लूकोरनाइड, जबकि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम स्टाइलेशन करेंगे, सल्फेशन करेंगे, मिथाइलेशन करेंगे और ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन करेंगे। तो अभी हम देखते हैं ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन। ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन में इंपॉर्टेंट चीज है आपका एग्जांपल लाइक मॉर्फिन एंड क्लोरम, और भी ड्रग्स हैं वो आप बुक से लर्न कर लीजिएगा, मॉर्फिन एंड क्लोरम फेनिकॉल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को कवर करूंगा, एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग। जो ड्रग फेज 2 में ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन से होकर मेटाबोलाइज होती हैं वो एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग की कैरेक्टरिस्टिक को शो करती हैं। हम बाद में पढ़ेंगे कि किसी भी ड्रग का अगर एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग होता है तो वो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। वो किस तरीके से होता है वो हम उस नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इसी तरह आप स्टाइलेशन की अगर बात करें तो सल्फोनामाइड होता है और आइसोनियाजिड। अब स्टाइलेटर जो एंजाइम होते हैं हर ह्यूमन इंडिविजुअल में मे भी चांसेस हैं कि इनमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होती है, किसी का स्टाइलेशन फास्ट होगा किसी की बॉडी में, किसी की बॉडी में स्टाइलेशन स्लो होगा, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। मिथाइलेशन की बात करें तो आपकी ड्रग लाइक एड्रेनालिन मेटाबोलाइज होती है और हिस्टामिन होता है, ऑटोकॉइड। सल्फेशन की बात करें तो आपका मिनॉक्सिडिल और मिथाइल डोपा, जबकि ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन की बात करें तो आपका पैरासीटामोल, पीसीएम। तो अभी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आफ्टर द सेकेंड फेज वॉट एवर द मेटाबोलाइट विल कम, जो भी इसका प्रोडक्ट होगा फेज 2 का, आफ्टर फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन, दे विल बी पोलर, वाटर सॉल्युबल एंड हाइड्रोफिलिक। बट इन फ्यू केसेस आफ्टर ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन there is formation of more active product like in the morphine once metabolized after glucuronide conjugation it become morphine 6 glucuronide and morphine 6 glucuronide is more active form of morphine। इसी तरह सल्फेट कॉन्जुगेशन में मिनॉक्सिडिल भी सल्फेट कॉन्जुगेशन के बाद क्या हो जाती है, मोर एक्टिव हो जाती है। तो दो एग्जांपल हैं आपके, मॉर्फिन एंड मिनॉक्सिडिल। मॉर्फिन ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन के बाद एक्टिव हो रही है, ये बहुत कम है ये नंबर, तो आपको नंबर लर्न कर लेने होंगे। और सल्फेट कॉन्जुगेशन में मिनॉक्सिडिल आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि एक्टिव हो गई तो अब इसका क्या, कई बॉडी से कई ड्रग का फॉर्म एक्टिव फॉर्म में भी बॉडी ड्रग को एक्सक्रीट करती है, राइट। बहुत सर्टेन नंबर ऑफ ड्रग्स हैं। तो ये आपका ओवरऑल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन क्या है कि देयर आर अ ड्रग लाइक एट्राकोरियम। एट्राकोरियम एक ड्रग है जो क्या करती है कि आपके फ्लूइड में पड़े मतलब आपने उसका इंटेक किया, अब आपके सेलुलर फ्लूइड में है, उस सेलुलर फ्लूइड में अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज कर लेती है और रीअरेंज करने से क्या हो जाती है, वो इटसेल्फ इनएक्टिव हो जाती है। तो इस तरीके का अगर इनएक्टिवेशन है जिसमें किसी एंजाइमेटिक इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ रीअरेंजमेंट की वजह से इनएक्टिव हो रही, दैट इज कॉल्ड हाफमैन एलिमिनेशन एंड द एग्जांपल इज एट्राकोरियम।
सो आई होप कि आपको ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।